वासंती द्वारा लिखी जयललिता की बायोग्राफी अम्मा में आज हम पढ़ेंगे दीवार पर लिखी इबारत। वासंती लिखती हैं, शशिकला से जुड़ी अफवाहों और विवादों के अतिरिक्त जयललिता को तमिलनाडु और केंद्र स्तर पर नई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। केंद्र में जयललिता की सहयोगी कांग्रेस पार्टी शुरू में अपने प्रिय नेता राजीव गांधी के हत्यारे एलटीटीई की तमिलनाडु में गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाए गए त्वरित एवं कठोर कदमों और इस बारे में उनके दृढ़ इरादे को लेकर जयललिता से खुश थीं। हालांकि उन्होंने ऐसा कांग्रेस को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने दृढ़ विश्वास के कारण किया था। लेकिन कांग्रेस नेताओं को तब आश्चर्य हुआ और खीज हुई जब जुलाई 1992 में अपनी पार्टी के मदुरै सम्मेलन में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि उन्हें मिला भारी चुनावी सफलता एकमात्र उनके करिश्मे के कारण थी और इसमें राजीव गांधी की हत्या के बाद चली सहानुभूति की लहर की कोई भूमिका नहीं थी। अन्नाद्रमुक के उत्साही कार्यकर्ताओं ने मदुरै में उनका आसमान को छूता 135 फीट का कटआउट खड़ा किया था। यह इस बात की ओर इशारा करता था कि उन्हें अपने पैरों तले जमीन की खबर नहीं है। एमजीआर को जहां इस बात का स्पष्ट अंदाजा था कि केंद्र में शासन कर रही कांग्रेस और तमिलनाडु स्थित उसके स्थानीय नेताओं से दुश्मनी मोल लेना महंगा पड़ सकता है, वहीं जयललिता मानती थी कि सिर्फ और सिर्फ उनका करिश्मा और उनकी लोकप्रियता ही उन्हें कीर्ति के पथ पर ले जाएगी। सरकारी मशीनरी पृष्ठभूमि में जा चुकी थी, अधिकारी मूक दर्शक मात्र रह गए थे और उनके पास जाने पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों तक के मुंह आदर और भय के कारण खुल नहीं पाते थे। एमजीआर ने जो खुद बदनाम थे उन्हें नाराज करने वाले किसी पत्रकार को थप्पड़ मारने और उसका कॉलर पकड़ने के लिए जयललिता को सीख दी कि प्रेस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कुछ दिनों के लिए प्रेस से सौहार्दपूर्ण संबंध रखने के बाद जयललिता भी प्रेस से दूर हो गई और उनके साथ शत्रुता रखने वाले अखबारों और पत्रिकाओं के खिलाफ मानहानि के 100 से ज्यादा मुकदमे दायर किए। उन्होंने ये घोषणा भी की कि अखबार जो भी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मतदाता उसे पढ़ते तो हैं नहीं। प्रेस को अलग थलग करना और विरोध के स्वरों को दबाना एक बड़ी भूल थी। जल्दी ही उनके राज्यपाल से ठन गई और जब मतभेद काफी बढ़ गए तो एक भी अखबार उनका समर्थन करने वाला नहीं था। वासंती आगे लिखती हैं, जब कांग्रेस के साथ गठजोड़ नाजुक स्थिति में पहुंच गया, जयललिता ने एक तरफा घोषणा कर दी कि अन्नाद्रमुक का कांग्रेस के साथ गठबंधन समाप्त हो गया है। जब डीएमके के समान ही कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भी आरोप लगाया कि सरकार में भारी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह नजरअंदाज करते हैं, केंद्र ने सक्रियता दिखाते हुए डॉक्टर चेन्ना रेड्डी को नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया। ऐसा दिख रहा था कि चेन्ना रेड्डी जयललिता पर लगाम कसने के दृढ़ इरादे के साथ आए थे। फाइलों को निपटाने की बात हो या कुलपतियों की नियुक्ति की, हर कदम पर दोनों पक्षों में खींचतान और बयानबाजी हो रही थी। उसके बाद जयललिता ने गवर्नर से राज्य भवन में रस्मी भेंट नहीं करने के आरोपों के जवाब में विधानसभा में ये कहकर धमाका कर दिया कि उनका ये व्यवहार इसलिए है क्योंकि जब वह राजभवन गई थी तो राज्यपाल ने उनसे बुरा बर्ताव किया था। उनका कहना था कि राज्यपाल अब अपने व्यवहार पर हमारे गुस्से को लेकर चिढ़े बैठे हैं। पूरा सदन स्तब्ध था। विपक्ष और मीडिया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी कि वह पहले की तरह ही नौटंकी कर रही हैं, क्योंकि हैं तो वह पूर्व अभिनेत्री ही, वह भी अपनी नैतिकता को लेकर सवालिया घेरे में रहने वाली अभिनेत्री। जब चेन्ना रेड्डी दिल्ली में प्रेस से मुखातिब हुए तो उन्होंने तमिलनाडु में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने और भारी भ्रष्टाचार की बात करते हुए केंद्र सरकार को जयललिता की सरकार को बर्खास्त करने की सलाह दी। जयललिता ने भी तुरंत जवाबी कदम उठाते हुए तमिलनाडु विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित कराया जिसमें भारत सरकार से राज्यपाल को वापस बुलाने का अनुरोध करने की बात थी। प्रस्ताव में संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन की मांग की गई थी ताकि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह के बाद ही की जा सके। राज्यपाल के व्यवहार पर किसी बहस की अनुमति नहीं दी गई। द हिंदू अखबार के संपादकीय में से मर्यादा का घोर उल्लंघन करार दिया गया। अगले ही दिन मद्रास उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उच्च पदों पर विराजमान व्यक्तियों को उस जवाबदेही से मुक्ति नहीं दी जा सकती जिसकी आम नागरिकों से अपेक्षा की जाती है।
आगे का घटनाक्रम स्पष्ट हो चला था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस पर गौर नहीं किया। अब तक वह प्रेस को अपने से पूरी तरह दूर कर चुकी थी और प्रेस में बारंबार इस तरह की रिपोर्टें छप रही थी कि अगले चुनाव के लिए पार्टी के कोष को भरने की जरूरत है और हर सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। जिन मामलों में निचली अदालतों ने जयललिता को दोषी पाया, उनमें से एक मामला राज्य के पर्यावरण संबंधी उन कानूनों में संशोधन करने का था जिनके तहत बिल्डर्स पहाड़ी इलाकों में 2 मंजिला से ज्यादा ऊंची इमारतें नहीं बना सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा खासतौर पर प्लेजेंट स्टे होटल के बिल्डर राकेश मित्तल की सुविधा के लिए किया गया, जिसने 7 मंजिला बनवा ली थी। वासंती आगे लिखती हैं, सरकार पहले ही गोपनीय तरीके से काम करने वाली और आम जनता की पहुंच से दूर होने की बदनामी झेल रही थी। अब उसे कैश एंड कैरी सरकार भी कहा जाने लगा था और सरकार के चौथे साल के अंत तक उनका शासन गुंडाराज का पर्यायवाची हो चुका था। कल हम पढ़ेंगे आलीशान शादी।